नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रतियोगिता वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग समानता के अधिकार पर चर्चा करेंगे, जिसमें अनुच्छेद 16 और 17, 18 पर चर्चा होगी। पिछली क्लास में हम लोग 14 और 15 पर चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे यहाँ संविधान में मौलिक अधिकार की चर्चा है। उसमें पहला मौलिक अधिकार है समानता का मौलिक अधिकार, और इस समानता का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक दिया गया है, जिसमें हम लोग पिछली क्लास में 14 के बारे में सीख चुके हैं और 15 के बारे में सीख चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा अनुच्छेद 16। देखिए, इसमें जो है कहा गया है लोक नियोजन की अवसर की समानता, अवसर की समानता मतलब राज्य यदि नौकरी निकालेगा, यदि वैकेंसी निकालेगा, तो उसमें भेदभाव नहीं करेगा। देखिए, अनुच्छेद 16 में कई खंड हैं। 16 का जो एक कहता है वो कहता है राज्य 7 आधारों पर नौकरियों में भेदभाव नहीं करेगा। और 7 आधार कौन कौन से, देखिए ध्यान से समझिएगा। 5 आधार तो वो आपके अनुच्छेद 15 वाले हैं। अनुच्छेद 5 आधार तो 15 वाले हैं, जिसमें भेदभाव मना ही किया गया है। कौन कौन से? धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश। 5 आधार तो ये हैं अनुच्छेद 15 वाले 5 आधार, और 2 आधार और हैं, 2 आधार एक्स्ट्रा और हैं, 2 आधार और हैं, वंशक्रम और निवास स्थान। ठीक है, तो अनुच्छेद 16 का खंड 1 कहता है राज्य इन 7 आधारों पर, 5 आधार 15 वाले, 2 आधार और एक्स्ट्रा, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश, वंशक्रम, निवास स्थान के आधार पर नौकरियों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखिए, इसका मतलब ये होता है कभी ऐसे वैकेंसी आए तो कभी ऐसा हो नहीं सकता है कि हाँ हिंदुओं को केवल फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, मुस्लिमों को नहीं मिलेगा। केवल सवर्ण लोगों को मिलेगा फॉर्म भरने का मौका, और पिछड़ी जातियों को नहीं मिलेगा फॉर्म भरने का मौका। पुरुष को मौका मिलेगा, महिला को नहीं मिलेगा, ऐसे कभी होता नहीं है। ठीक है, या बिहार के लोगों को फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, यूपी के लोगों को नहीं मिलेगा फॉर्म भरने का मौका, ऐसा नहीं होता है। मूल वंश, आप किसी भी वंश से संबंधित हैं, आप कभी भेदभाव इन आधारों पर नहीं होता है। ठीक है, तो 16 का एक कहता है कि 7 आधारों पर, ध्यान दीजिएगा, ये सब आधार भी पूछ ले जाते हैं कितने आधारों पर। तो 5 आधार आपके हैं अनुच्छेद 15 वाले, इन पर भेदभाव नहीं किया जाएगा नौकरियों मामले में, नौकरी देने मामले में। और 2 आधार और एक्स्ट्रा है, वंशक्रम और निवास स्थान के आधार भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप कहीं भी रहते हैं, आप यूपी में रहते हैं, आप कहीं भी रहते हैं, अगर आप योग्य हैं तो आपको नौकरी मिलेगी, वो प्रक्रिया के तहत नौकरी मिलेगी, भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद एक अनुच्छेद बहुत जरूरी है, 16 का खंड 4। 16 का 1 कहता है कि भेदभाव नहीं किया जाएगा, वहीं 16 का 4 कहता है कि राज्य पिछड़े वर्गों को नौकरियों में आरक्षण दे सकता है। अब देखिए, जिसमें जो समानता का अधिकार है, वो समान प्रकार के लोगों पर समानता का अधिकार लागू होता है, और असमान प्रकार के लोगों पर समानता का अधिकार लागू नहीं होता है। मतलब यदि सिचुएशन, परिस्थितियां एक समान है, तब तो समानता का अधिकार समान होगा, सबके लिए अधिकार एक से एक जैसे होंगे। और यदि सिचुएशन या परिस्थितियां भिन्न हैं, तो समानता का अधिकार फिर लागू नहीं होता, फिर अलग अलग हो जाते हैं, सबके लिए व्यवस्थाएं अलग अलग हो जाती हैं। अब यहाँ पर जो 4 कह रहा है, वो कह रहा है जो पिछड़े वर्ग सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर, जो पिछड़े हैं उनको राज्य नौकरी में आरक्षण देगा, रिजर्वेशन देगा। अब आरक्षण सबसे पहले इसमें बात आई कि भाई पिछड़ा वर्ग है कौन, तो 1952 में सरकार के द्वारा काका कालेकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। अब इनको इस आयोग का गठन इसलिए किया गया कि भैया पिछड़ी जाति, पिछड़े लोग कौन है, पहले उनको पहचानिए, फिर आरक्षण दिया जाएगा। फिर आप बताइए कि उनकी जनसंख्या कितनी है देश में, उसी अनुपात में उनको आरक्षण दिया जाएगा। ठीक, तो इन्होंने रिपोर्ट अपना दिया, इनकी रिपोर्ट को नहीं माना गया, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया गया। इनकी रिपोर्ट को
काका कालेकर की अध्यक्षता में जो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था, उन्होंने जो रिपोर्ट दिया उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति के द्वारा नहीं माना गया। उसका फिर गठन किया गया कब? 1975 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल, बीपी मंडल इसके अध्यक्ष थे। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट दिया तो इन्होंने बताया कि आरक्षण व्यवस्था को लागू किया जाए, ऐसा सुझाव दिया। और इन्होंने चिन्हित किया कि पिछड़े वर्ग कौन कौन है। अब देखिए बात समझिएगा, वर्तमान में पिछड़ा किसको मानते हैं? ये एक कैटेगरी ओबीसी है, एक कैटेगरी एससी है, एक एसटी है, ये सभी पिछड़े हैं। लेकिन इसमें से एससी और एसटी अति पिछड़े हैं और ओबीसी उसमें से अगड़े हैं। ठीक है, एससी और एसटी ज्यादा पिछड़े हैं और ये थोड़ा कम पिछड़े हैं, तो इनको अति पिछड़ा बोलते हैं। एससी एसटी को अति पिछड़ा बोलते हैं और ओबीसी को पिछड़ों में अगड़ा बोलते हैं। बाकी पिछड़े सब हैं। ठीक है, तो इन कैटेगरियों में आरक्षण लागू करने का सुझाव बीपी मंडल द्वारा दिया गया और इनके सुझाव को 1990 में, इनके सुझाव को 1990 में लागू किया गया। और उस समय जो है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। जिस समय इसको लागू किया गया उस समय प्रधानमंत्री देश के थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। ध्यान दीजिएगा, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया 1952 में काका कालेकर की अध्यक्षता में। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया 1975 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में। और इसीलिए इसको बोलते हैं बीपी मंडल भी बोलते हैं, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल भी बोलते हैं इसको। 1990 में इसको लागू किया गया। इनकी रिपोर्ट को इन्होंने चिन्हित किया कि पिछड़े वर्ग कौन कौन से हैं और इन्होंने सुझाव दिया कि पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण दीजिए। ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे। तो आशा करते हैं आप सभी को 16 समझ में आया होगा। अब चलिए 17 देखते हैं। अनुच्छेद 17 में छुआछूत के खिलाफ बात कही गई है कि छुआछूत जो है एक प्रकार का अपराध है। छुआछूत को बढ़ावा ना तो राज्य देगा ना तो निजी कोई व्यक्ति देगा। तो छुआछूत करना अपराध है, उसके लिए सजा का प्रावधान भी है, जिसमें 6 माह से लेकर के 5 वर्ष तक की सजा किसी व्यक्ति को छुआछूत के आधार पर दी जा सकती है। ठीक है, तो जो अनुच्छेद आपका 17 है ये कहता है अस्पृश्यता का अंत, मतलब अनटचेबिलिटी। देखिए पुराने जमाने में छुआछूत जैसी समस्या बहुत ज्यादा होती थी कि अगर कोई निम्न कास्ट का व्यक्ति है उसको मान लेते थे, उसको जाति सूचक शब्दों से प्रयोग करके उसको जो है सताते थे और तमाम चीजें जो है समाज में और बहुत सारी विषमता देखने को मिलती थी। ठीक है, तो जो आपका 17 है ये कहता है छुआछूत अपराध है, छुआछूत अपराध है। इसमें इस अपराध में 6 माह से लेकर के 5 वर्ष तक की सजा भी हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति छुआछूत जैसी भावना को बढ़ाता है और ऐसे विचारधारा को फैलाता है तो उसको 6 माह से लेकर के 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है। छुआछूत को कोई व्यक्ति बढ़ावा नहीं देगा। यदि कोई व्यक्ति बढ़ावा दे रहा है तो उसको रोकने का कर्तव्य हम लोगों का है। ठीक है, समझाने कहता है कि छुआछूत जैसी कुरीति को रोकिए और यदि कोई ऐसी भावना को बढ़ा रहा है तो उसको भी रोकिए, खुद भी मत करिए आप और दूसरे को भी मत करने दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ जो है इसके लिए अधिनियम लाए गए हैं, इसमें कानून बना हुआ है। जैसे एक आपका जो है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। ठीक है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया गया। ठीक, उस पर एक अधिनियम और पारित किया गया, इसी में जो है इससे संबंधित अधिनियम पारित किया गया। कौन सा है? इसका नाम है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। ध्यान दीजिएगा, ये कभी कभी मैच कराने दे देता है, कभी कभी मैच कराने को देता है कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1955 में। अगला सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 में। देखिए 1976 का जो अधिनियम है ये कहता है कि यदि कोई धार्मिक पुस्तक है, यदि धर्म के आधार पर धार्मिक जो पंडित हैं, जो लोग व्याख्या करते हैं, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करते हैं, यदि उसके आधार पर यदि छुआछूत को अगर सही ठहराया जाता है, यह भी दंडनीय है, यह भी अपराध है। तो कोई भी धर्मात्मा अगर कोई कहता है छुआछूत उचित है, वह दंडनीय अपराध है, फिर ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है, किसी पुस्तक को आधार बना, रामायण को आधार बना लीजिए, भगवत गीता को आधार बना लीजिए, या किसी और भी पुस्तक को आधार बनाते हुए यदि कोई व्यक्ति छुआछूत को उचित ठहराता है तो वह गलत है, संविधान के अनुसार वह दंडनीय है। ठीक है, फिर एक अधिनियम और पारित किया गया
कौन सा प्रश्न किया गया है? अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। ठीक है, तो 76 में कहा गया कि धार्मिक ग्रंथों के आधार पर छुआछूत को गलत उचित ठहराना भी अपराध है, और इसमें कहा गया कि बेगार कराना भी अपराध है। यदि किसी कास्ट के व्यक्ति को आप जबरन काम करा लीजिए, ठीक है, या उससे आप दबाव डाल करके मतदान करा लीजिए, ठीक है, या उसका यौन शोषण करिए, तो इसके तहत अपराध होगा ये सब। ठीक है, ये सभी कानून छुआछूत से संबंधित हैं और इनके लिए सजा का प्रावधान है। अनुच्छेद 17 में सजा का प्रावधान है 6 माह से लेकर के 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 18 आता है। चलिए 18 देख लेते हैं। 18 अनुच्छेद 18 में कहा गया उपाधि नहीं दिया जाएगा, राज्य उपाधि नहीं देगा। देखिए, उपाधि देने से जो है असमानता बढ़ती है समाज में। ठीक, अनुच्छेद 18 कहता है उपाधि का अंत। उपाधि का अंत, जैसे पहले जमाने में ब्रिटिश काल में अंग्रेजों के द्वारा कुछ लोगों को चौधरी या लम्बरदार की उपाधि दी जाती थी, जिससे समाज में असमानता का माहौल होता था, असमानता के विचार फैलते थे। तो अभी संविधान में हमारी व्यवस्था है कि राज्य ऑफिशियली सरकार किसी को उपाधि नहीं देगा, लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हैं। जैसे कि अनुच्छेद 18 का जो है आपका एक कहता है कि राज्य उपाधि नहीं देगा, लेकिन इसके अपवाद हैं। अपवाद ये है कि सेना में और शिक्षा डिपार्टमेंट में उपाधि दिया जा सकता है और बाकी कहीं उपाधि नहीं दिया जाएगा। उपाधि का मतलब किसी को उपनाम से पुकारो, जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण, ये सब उपाधियां ही समझिए। ठीक है, और उसके बाद भारत रत्न, ये भी समझो उपाधि है एक प्रकार की। तो इन 2 जगहों पर हो सकता है। ठीक है, उपाधि सरकार दे सकती है, बाकी जगह पर उपाधि नहीं दिया जाता है। ठीक, और उसके बाद 18 का 2 कहता है कि कोई भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ग्रहण करेगा। तो अगर कोई हमारे इंडिया का नागरिक है, विदेश से उपाधि नहीं ग्रहण करेगा जब तक वो सरकार से परमिशन न ले ले, तब तक। ठीक है, तीसरा कह रहा 18 का 3 कहता है, 18 खंड 3 कहता है यदि कोई विदेशी नागरिक जो भारत में काम कर रहा है, विदेशी जो भारत में काम कर रहा है, वो भी किसी विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेगा। ऐसा कोई विदेशी व्यक्ति जो इंडिया में रह करके काम कर रहा है, वो भी किसी विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेगा। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, चौथा कहता है कोई विदेशी नागरिक। ठीक है, 18(3) कहता है विदेशी नागरिक जो इंडिया में निवास करता है वो बिना राष्ट्रपति की परमिशन का नहीं लेगा। अगर उसको लेना है दूसरे राज्य से, दूसरे देश से लेना उपाधि, तो जाकर के पहले राष्ट्रपति से परमिशन ले ले। विदेशी नागरिक जो इंडिया में रह रहा है वो किसी विदेशी राज्य से उपहार और भेंट भी नहीं लेगा बगैर राष्ट्रपति के परमिशन के। उपहार और भेंट भी नहीं लेगा। 3 में कह रहा है उपाधि नहीं लेगा बिना राष्ट्रपति पूछे, और 4 में कह रहा है उपहार और भी नहीं लेगा बिना राष्ट्रपति से परमिशन लिए। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। समानता का अधिकार खत्म हुआ 14 से लेकर के 18 तक, और इसके आगे अगली क्लास में हम लोग शुरू करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से लेकर के 22 तक है। तो आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।